चलो मेरे शेरों, मेरे लालों, जल्दी आओ सब लोग। मैं एकदम काला दिख रहा हूँ। अच्छा, काला हो गया हूँ। ट्रेनिंग होगी, चलिए जल्दी से आ जाइए बच्चों। एवरीवन प्लीज ज्वाइन फटाफट। स्टार्ट करेंगे। जनरल मीटिंग के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। चलिए, सो विल बिगिन। ए पीछे मत लेके जाओ, अभी तो पूरा जमवाया है मैंने। चलिए, सो विल स्टार्ट। हाँ जी। तो सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल मीटिंग, अगर मैं जनरल मीटिंग्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, अगर हम एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हिमांशु मेरी जान, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो, अब देखो, अब अपन अगर देखें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं तो सबसे पहले वो हिसाब लगाते हैं। कैसे हो गरिमा, बढ़िया। चलिए, तो मुझे लगता है 96 सेक्शन कौन कौन से एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इस पूरे डिस्कशन की बात करूं तो मैं आज आपको इस टॉपिक के 15 एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस टॉपिक की पढ़ाऊंगा। 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगते हैं इस एग्जाम में आने चाहिए, ठीक है। नाउ, सबसे पहले मुझे लगता है सेक्शन 96 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 96, 97, 98, 100, 101, 102, सभी यार 100 सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। चलो, एनीवे, अब मैं आपके साथ सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सेक्शन नंबर 96 के साथ। प्लीज हियर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बिगिन इज अन्नपूर्णा पांडे जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वाले बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सलोनी जी भी हैं आज, चलो दैट्स नाइस एवरीवन। आयुष जी भी हैं, अंजलि जी भी हैं, दैट्स रियली नाइस। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले सेक्शन 96 का अगर मैं एकदम क्रिटिकल वाला एस्पेक्ट लूँ तो सबसे पहला, एजीएम किसको होल्ड करनी है? एवरी कंपनी। आपकी कंपनी कोई भी हो, एवरी कंपनी अदर देन होम बच्चों, अदर देन 1 पर्सन कंपनी। हर कंपनी किसको छोड़ के? 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के इन ईच ईयर होल्ड दूसरी मीटिंग के अलावा एक मीटिंग जिसको वो क्या बोलेगी? एजीएम। अच्छा, अब मुझे बताइए फर्स्ट एजीएम कब होगी? फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके कितने महीने के अंदर? इनकॉर्पोरेट के 9 महीने के अंदर, या पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर आपकी क्या होगी? फर्स्ट एज, राइट? पक्का, ओके। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? अगला सवाल यह है कि पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? यस, अगर आपकी कंपनी 1 जैन या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है बच्चों, अगर आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 जैन या उसके बाद अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा कब बच्चों? 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल। करेक्ट है क्या? ओके, तो पहली एजीएम होगी आपकी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर। उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, वेरी नाइस। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर, और या फिर पिछली एजीएम के 15 महीने के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपकी कंपनी टॉप एलओडीआर के हिसाब से, अगर आपकी कंपनी कहाँ पे आती है? टॉप 1000 में आती है। कहाँ पे आती है? अगर आपकी कंपनी अगर आपकी कंपनी टॉप 1000 में आती है तो फर्स्ट एजीएम कब होगी? सॉरी, टॉप 1000 में आती है तो सब्सिक्वेंट एजीएम कब होनी चाहिए? 15 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स, विच एवर इज अर्लियर। चलिए, उसके बाद कुछ प्रोविजंस थे। अच्छा, डे, डेट, टाइम, प्लेस, बताइए किस दिन एजीएम होगी? एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, क्लियर है? डेट, कैलेंडर डेट। टाइम, बिजनेस आवर्स। क्या है बिजनेस आवर्स? 9 से लेके बीच में।
अच्छा, एजीएम कमेंस होनी चाहिए बिजनेस आवर्स के दौरान। एजीएम बिजनेस आवर्स के दौरान क्या होनी चाहिए? कमेंस होनी चाहिए। मतलब अगर एजीएम मेरी बिजनेस आवर्स के दौरान कमेंस हुई है तो कैन इट एक्सटेंड बियॉन्ड बिजनेस आवर्स? क्या वो बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्लीज, नाउ प्लीज के बारे में नंबर 1, रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज जहां पे तुम्हारी कंपनी का क्या लोकेटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस, नंबर 1। उसके बाद अगर आपकी कंपनी क्या है तो ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी एजीएम कर सकती है अगर कंसेंट कौन दे दे? सारे मेंबर्स एडवांस में कंसेंट दे दे, प्रायर कंसेंट दे दे। सारे मेंबर मतलब इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी में क्या होगा बच्चों? सेक्शन 8 कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेट, प्लेस और टाइम कहीं पे भी रख सकते हैं बच्चों। बोर्ड ऑफ कौन सी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके डायरेक्शन पे? शेयर होल्डर्स के डायरेक्शन पे डे, डेट, टाइम, प्लेस कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसा उनको कौन डायरेक्शन दे, शेयर होल्डर्स डायरेक्शन। उसके बाद अच्छा, नोटिफिकेशन क्या बोलती है सेंट्रल नोटिफिकेशन में? अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है। सम अदर प्लेस विद इन सिटी, टाउन और विलेज इन द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द वर्ड सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ शैल बी सब्सिट्यूटेड। तो एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की एजीएम कहाँ पे होगी? रजिस्टर ऑफिस या फिर कोई भी जगह जिसको कौन अप्रूव कर दे? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे, ठीक है। उसके बाद वापस से वही है। अच्छा, क्या आपकी एजीएम का टाइम एक्सटेंड हो सकता है? फर्स्ट एजीएम या सब्सिक्वेंट एजीएम? वेरी नाइस। सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम एक्सटेंड हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कितने महीने के लिए? मैक्सिमम 3 मंथ्स। कौन ग्रांट कर सकता है एक्सटेंशन? कब ग्रांट करेगा? जब आप आरओसी को क्या दिखा देंगे? जब आप आरओसी को स्पेशल रीजन बता देंगे और आरओसी सेटिस्फाइड है। आरओसी क्या है? सेटिस्फाइड है कि स्पेशल रीजन है, तो आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद 97, अगर कंपनी क्या कर गई? अगर कंपनी एजीएम कॉल करने में क्या हो गई? ओए, अगर कंपनी एजीएम कॉल करने में या फिर एजीएम को होल्ड करने में कंपनी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट कब हो गया? 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 15 मंथ्स। ये फर्स्ट एजीएम के लिए हो गया, ये सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए हो गया। अगर तुमने इस टाइम के अंदर एजीएम होल्ड नहीं की तो भले ही कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखा है, भले ही कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा है, किसी भी मेंबर के एप्लीकेशन पे, किसी भी मेंबर के एप्लीकेशन पे कौन बच्चों? एनसीएलटी कंपनी को क्या कर सकता है? एनसीएलटी खुद से कॉल भी कर सकता है और कंपनी को क्या कर सकता है? डायरेक्ट भी कर सकता है कि आप क्या करिए, एजीएम कॉल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्या एनसीएलटी एनसीएलटी एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन भी दे सकता है? एंसिलरी मतलब रिलेटेड डायरेक्शन भी दे सकता है। जैसे कि मीटिंग में अगर एक भी मेंबर प्रेजेंट है, चाहे वो पर्सन हो या फिर चाहे वो मेंबर हो या फिर प्रॉक्सी हो, तो भी मीटिंग क्या होगी? वैलिड होगी। ऐसा भी डायरेक्शन दे सकता है, लिखा ही है। उसके बाद और जो भी एजीएम एनसीएलटी कॉल करे या फिर एनसीएलटी के डायरेक्शन पे कंपनी कॉल करे, क्या हम उसको एजीएम मानेंगे कंपनी की? यस, डेफिनेटली उसको हम एजीएम मानेंगे। कम टू सेक्शन 98। सेक्शन 98 क्या बोलता है? नहीं नहीं कर सकती ना एनसीएलटी कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम। 98 में नहीं कर सकती। इधर देखो 98 में। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ 98 किससे रिलेट करता है? एजीएम से या फिर अदर क्लास ऑफ मीटिंग से? अदर, वेरी नाइस। अगर किसी रीजन के चलते कंपनी के लिए क्या है? अगर किसी रीजन के चलते कंपनी के लिए क्या बन गया है? इम्प्रैक्टिसेबल बन गया है। इम्प्रैक्टिसेबल मतलब पॉसिबल तो है पर डिफिकल्ट है, ठीक है। मीटिंग कॉल करना, कौन सी मीटिंग को? एजीएम के अलावा
कोई और मीटिंग कॉल करना कंपनी के लिए क्या हो गया है, इम्प्रैक्टिसेबल है, ठीक है। सॉरी। तो इस केस में एनसीएलटी क्या कर सकती है बच्चों? तो एक मिनट, कंपनी के लिए मीटिंग को कॉल करना, मीटिंग को होल्ड करना या फिर मीटिंग को कंडक्ट करना इम्प्रैक्टिसेबल बन गया है। जैसा किस प्रकार से, जैसा एक्ट में बताया गया है या फिर जैसा कंपनी के आर्टिकल्स में बताया गया है। तो कंपनी को मीटिंग कॉल करना, मीटिंग होल्ड करना या फिर मीटिंग को कंडक्ट करना, कॉल मतलब कॉल या फिर इसको कन्वीन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है नोटिस भेजना, होल्ड करने का मतलब कोरम और कंडक्ट करने का मतलब वोटिंग। तो ये कंपनी अगर नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी ये नहीं कर पा रही तो क्या क्या हो सकता है बच्चे इस केस में? एनसीएलटी या तो खुद की इच्छा से या फिर डायरेक्टर, मेंबर, लेकिन मेंबर कौन सा? मेंबर ऑफ द कंपनी हु वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट। तो डायरेक्टर के एप्लीकेशन पे, किसी मेंबर के एप्लीकेशन पे जो मीटिंग में वोट डाल सकता है, क्या कर सकता है एनसीएलटी? नंबर 1, ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड। तो एनसीएलटी क्या कर सकता है बच्चों? इन लोगों के एप्लीकेशन पे या फिर खुद की इच्छा से ईजीएम को क्या करवा सकता है? कॉल करवा सकता है। दूसरा, एंसिलरी या फिर कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन दे सकता है, और एनसीएलटी के डायरेक्शन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ऑल्टर भी कर सकते हैं, सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और एंसिलरी डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा अगर मीटिंग में प्रेजेंट है, चाहे वो पर्सन हो या प्रॉक्सी हो, मीटिंग क्या होगी? मीटिंग विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड, ठीक है। और एनसीएलटी के डायरेक्शन पे जो भी मीटिंग कंपनी ने कॉल की है उसको हम क्या मानेंगे? वैलिड मीटिंग मानेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एनसीएलटी मीटिंग कॉल करता है या कॉल करवाता है? करवाता है, यहाँ पे ये ध्यान में रखें। चलो, नाउ प्लीज कम टू सेक्शन नंबर 100। 100 क्या है बच्चों? सेक्शन 100 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। प्लीज हियर एवरीवन, इधर देखिए। तो बोर्ड अगर चाहे तो, बोर्ड को जब भी उचित लगता है, बोर्ड क्या कर सकता है? बोर्ड एक ईजीएम क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है, जब भी बोर्ड को क्या लगता है? उचित लगता है, राइट। whenever the board deems fit, whenever the board considers fit, board can call an EGM, right? Okay, that's good. अच्छा, किसको छोड़ के? अगर आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है जो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है? इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उनकी ईजीएम कहाँ पे होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। मतलब रजिस्टर ऑफिस में हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जगह कहाँ पे होनी चाहिए? इंडिया में। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपलसरी है क्या कि अगर रिक्वेस्ट कौन करे? कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? रिक्वेजिशन मेड बाय, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितने हैं? जिनके पास कम से कम कितने परसेंट शेयर्स हैं? 10% वोटिंग राइट्स इनके पास। और अगर कंपनी के पास वोटिंग शेयर्स नहीं है तो जिसके पास क्या है बच्चों? जिनके पास 110 वोटिंग पावर है। यहाँ पे वोटिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको आर्टिकल्स वोटिंग पावर देते हैं। तो अगर ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो बोर्ड शैल क्या करना है बच्चों? कॉल करना है। क्या करना है? कॉल ईजीएम। कितने दिन के अंदर? जितना पीरियड कहाँ पे बताया गया है? सबसेक्शन 4 में। कितना बताया गया है? अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट करेंगे ये लोग, रिक्वेजनिस्ट जो रिक्वेस्ट करेंगे, इनको क्या बताना है? रिक्वेजिशन शैल सेट आउट द मैटर्स। आपको ये, आप ये तो बोलो कि ईजीएम कॉल करना है, पर आपको ये बताना है कि ईजीएम में कौन से मैटर्स को ट्रांजैक्ट किया जाए। व्हाट मैटर्स आर टू बी। आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइटम ऑफ बिजनेस बताना है। क्या बताना है बच्चों आपको? आइटम ऑफ बिजनेस। कितने दिन के अंदर? अब यहाँ पे देखो, ये वाला सेक्शन का इंटरप्रिटेशन में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। अगर बोर्ड रिक्विजिशन आने के 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल नहीं करता टू कंसीडर द मैटर विद इन 45 डेज, याद है आपको दोनों कंडीशन? रिक्विजिशन आने के 21 डेज के अंदर अगर बोर्ड मीटिंग कॉल नहीं करता उन मैटर्स को कंसीडर करने के लिए, कितने के अंदर? 45
5 डेज के अंदर फ्रॉम द रेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन। याद है? बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने मुझसे टेस्ट करवाया था यहाँ पे, याद है आपको? तो दोनों चीज़ें 21 वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी है और अगले 21 डेज के अंदर कॉल करना है और अगले 24 डेज के अंदर क्या करना है? होल्ड करना है। तो x प्लस 45 डेज के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों? कॉलिंग और होल्डिंग। लेकिन कॉलिंग का स्पेसिफिक प्रोविजन क्या है? 21 डेज। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? अगले कितने महीने के अंदर? अगले 3 महीने के अंदर रिक्विजिशनिस्ट क्या कर सकते हैं? कैन देमसेल्फ क्या कर सकते हैं? कॉल, होल्ड एंड कंडक्ट द ईजीएम। इज दैट क्लियर? और रिक्वेजनिस्ट जब मीटिंग कॉल करेंगे तो उसी तरह से मीटिंग कॉल करना है जैसे कौन कॉल करता है? बोर्ड कॉल करता है बच्चों। ठीक है, और जो भी खर्चा किसका होगा बच्चों? जो भी खर्चा रिक्वेजनिस्ट का होगा, जो भी खर्चा किसका होगा, वो किसके रेम्यूनरेशन से काटा जाएगा? यस, कौन? सारे डायरेक्टर, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स? यस, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? नाउ अब रिक्वेजनिस्ट मीटिंग कॉल कैसे करेंगे? हाउ वुड द रिक्वेजनिस्ट कॉल द मीटिंग? प्लीज हियर। सबसे पहला, रिक्वेजनिस्ट को भी मीटिंग का नोटिस कितने दिन का देना है? 21 डेज का नोटिस देना है। ओके, नोटिस में क्या स्पेसिफाई करना है? डे, डेट, प्लेस, आर। हाँ, ध्यान से देखना, रिक्वेजनिस्ट जो है मीटिंग कहाँ पे कॉल करेंगे? पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं। कहाँ पे? जहाँ पे कंपनी का क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। याद रखना रिक्वेजनिस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर अगर मीटिंग में क्या पास करना है तो 114 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट्स क्या करनी पड़ेगी आपको? फुलफिल करनी पड़ेगी। कब बच्चों? हाँ जी, यस। कितनी रिक्वायरमेंट थी 114 सबसेक्शन 2 की? 3 रिक्वायरमेंट थी। वेरी नाइस। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? Sir, यस, what cast in favor is three times more than? यस, 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 गुड। तो तीनों क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी की जो रिक्वायरमेंट थी, प्रॉपर नोटिस देना, नोटिस में स्पेसिफाई करना कि रेजोल्यूशन क्या है, एसआर की तरह पास करना है। वोट्स इन फेवर मस्ट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ द वोट कास्ट इन अगेंस्ट। गुड। उसके बाद नोटिस, ईजीएम का नोटिस कौन कॉल करेगा? शैल बी साइन बाय ऑल द रिक्वेजिस्ट, या फिर रिक्वेजिस्ट को क्या किया गया है? ऑथोराइज किया गया है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुड। अच्छा, ये 11 सेक्शन रूल 17 का सब रूल 6 ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? रूल 17 का सब रूल 6। जब नोटिस कौन भेजेगा? रिक्वेजिस्ट भेजेंगे या फिर बोर्ड भेजेगा? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भेजते हैं 21 डेज के अंदर, याद हो अपना इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस भेजते हैं मीटिंग का, तो किसको नोटिस भेजेंगे? उन लोगों को नोटिस भेजेंगे जिन लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में था। कितने दिन तक, या कितने दिन के अंदर? शुरू के 3 दिन में जिन लोगों का नाम आर में था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस भेजता तो बोर्ड उनको नोटिस भेजता। ठीक है, लेकिन बोर्ड ने तो नोटिस भेजा नहीं, बोर्ड तो फेल हो गया, इसलिए तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो रिक्वेजिस्ट क्या करेंगे? ओए, रिक्वेजिस्ट किसको नोटिस भेजेंगे? यस, रिक्वेजिस्ट को मीटिंग करवाने का राइट कब से मिलता है? रिक्वेजिस्ट को मीटिंग करवाने का राइट कब आ जाता है? वेरी नाइस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल नहीं की है, याद है आपको, तो रिक्वेजिस्ट का अधिकार है क्या कि 21 डेज से लेके कहाँ तक? 45th डे तक जो भी क्या है अपडेटेड रजिस्टर ऑफ मेंबर है, वो किसको मिलना चाहिए? रिक्वेजिस्ट को मिलना चाहिए। एंड 46 डे को रिक्वेजिस्ट क्या कर देंगे? मतलब 45 डेज तक अपडेटेड लिस्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर मिल जाएगा। 46 डे को क्या करेंगे? रिक्वेजिस्ट नोटिस भेज देंगे। किसको? मेंबर्स को। अपडेटेड कौन से? 3 दिन वाले या अपडेटेड मेंबर्स को? अपडेटेड वाले मेंबर्स। ओके, नोटिस कैसे भेजोगे? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर गलती से किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेज पाए तो, एक्सीडेंटल ओमिशन के चलते किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेज पाए तो क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। नोटिस ऑफ मीटिंग पे आ जाइए।
प्लीज कम टू नेक्स्ट नोटिस ऑफ द मीटिंग, डू कम टू द अगला डिस्कशन नोटिस। क्या बोलता है नाउ, कितने दिन का नोटिस देना है? एजीएम या फिर ईजीएम अगर बुलाना है तो कितने का नोटिस देना है? 21 डेज का। कौन सा नोटिस? क्लियर 21 डेज। यू नो हाउ डू वी कैलकुलेट 21 डेज? क्लियर 21 डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, अगर मान लो मेरी मीटिंग 26 तारीख को है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस देखो ध्यान से, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 21 कहाँ से काउंट करेंगे? जिस दिन मीटिंग है उसको काउंट नहीं करते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21। इस डेट का नोटिस उसके हाथ में होना चाहिए। ये हो गया 21 क्लियर डेज पहले। ठीक है, नाउ प्लीज वी हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम ईयर। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो ये आ जाता 6 तारीख। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हाथ में होना चाहिए। और अगर आपने नोटिस कैसे भेजा है? पोस्ट से भेजा है तो 2 दिन। यस, अगर आपको याद है हमने सेक्शन 20 में पढ़ा था सर्विस ऑफ नोटिस, 2 दिन आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो आप नोटिस भेजेंगे 2 तारीख को। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? इज दैट क्लियर? ईमेल से भेज रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों। ईमेल आप 5 तारीख को शूट कर सकते हो, लेकिन 5 तारीख को शूट करोगे तो मतलब 5 तारीख को भी क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एहतियातन तौर पे 4 तारीख को करो। अरे यार इसमें अपने 4 गए। हाँ, एहतियातन तौर पे कब करो बच्चों? आप 4 तारीख को कर देना। बट 5 को भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं एजीएम और ईजीएम का। शॉर्टर नोटिस कब भेज सकते हैं? अगर एजीएम का आपको शॉर्टर नोटिस भेजना है तो किसका कंसेंट लेना पड़ेगा? शॉर्टर नोटिस कैन बी सेंड विथ कंसेंट ऑफ 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। तो आप जो मेंबर एजीएम अटेंड करने वाले हैं और एजीएम में क्या डालने वाले हैं, उनमें से कितने परसेंट मेंबर का? अच्छा, मतलब एक मिनट, मतलब अगर मेरे 100 मेंबर हैं कंपनी में जो वोट डालेंगे तो 100 में से किसका? 95%। दैट्स इट। कंसेंट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। एजीएम के लिए कंसेंट क्या है? नंबर्स के टर्म में। और ईजीएम के केस में शॉर्टर नोटिस में किसका कंसेंट लेना है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु हैव 95% ऑफ वोटिंग राइट। मतलब 100 मेंबर है तो 100 में से कितना? 51। ये क्या हो गए? मेजॉरिटी। प्लस इन 51 के पास कितने परसेंट वोटिंग पावर होनी चाहिए? तो ये ईजीएम के केस में हो गया। एजीएम के केस में कुछ नहीं है, 95% ऑफ मेंबर था, दैट्स इट। उसके बाद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन सम रेजोल्यूशन एंड नॉट ऑन अदर शैल बी ऑब्टेन्ड डिफरेंटली। याद है आपको? मीटिंग में अगर 5 रेजोल्यूशन पास करने थे, मैं वोट सिर्फ 2 में डाल सकता हूँ, तो मेरा कंसेंट कैसे लोगे? पूरा 1 मानोगे या प्रोपोर्शनेटली मानोगे? मतलब देयर इज सम अदर वे। कंपनी को सेम, मतलब ऐसे मेंबर जो सारे नोटिस में वोट, सारे आइटम में वोट नहीं डाल सकते, उनका कंसेंट लेने का तरीका वुड बी डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद नोटिस में डेट, डे, ये सब आपको बताना है, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे। उसके बाद मेंबर्स को दोगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दोगे, इंसॉल्वेंट के साइनी को दोगे, ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर, डायरेक्टर्स एंड डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कहाँ पे लिखा है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में। ठीक है, गलती से नोटिस नहीं भेज पाए तो इससे मीटिंग की कार्यवाही रद्द नहीं होगी। मीटिंग की कार्यवाही को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर गलती से किसी मेंबर को नोटिस नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप नोटिस भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है? सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम को अपन यूज़ करते हैं, जो हमें क्या दिखाता है? जो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड शेयर करता है कि कितने लोगों को मैसेज गया, कितने लोगों को मैसेज नहीं गया और कितने लोगों का ट्रांसमिशन फेल हो गया। ठीक है, आप जब ईमेल से भेजते हो तो कैसे भेज सकते हो? टेक्स्ट मतलब ईमेल में ही टाइप कर दो। दूसरा, या फिर क्या कर दो, एक अटैचमेंट कर दिया, या फिर आप क्या कर दो, लिंक भेज दो, http डॉट ऐसे ऐसे करके लिंक भेज दो। लिंक प्रेस करेगा, आपका पीडीएफ फाइल खुल जाएगा, जैसे गूगल लिंक भेजता हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद ईमेल किसको भेजोगे? उसी इंसान को भेजोगे जो एंटाइटल्ड है। किसके रिकॉर्ड से? कंपनी के रिकॉर्ड से
या फिर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड से। फाइनेंशियल ईयर में एक मौका मिलना चाहिए कि आप हर एक मेंबर अपना ईमेल आईडी क्या कर सके, अपडेट कर सके। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखोगे ईमेल के? यस, सब्जेक्ट में आप लिखोगे कंपनी का नाम, नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग, एजीएम है, ईजीएम है, प्लेस एंड डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में भेजो, नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में। उसके उसके बाद ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करो ईमेल भेजने के लिए जो क्या देता है, कंफर्मेशन देता है कितने लोगों को मेल गया, कितने लोगों को नहीं गया, फेल हो गया, और फेल होने के बाद हमने क्या किया, रीसेंड किया, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन रखे। कंपनी का ऑब्लिगेशन नोटिस भेजने का तब सेटिस्फाई हो जाएगा जब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने ट्रांसमिट कर दिया मेल, कंपनी का ऑब्लिगेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ईमेल अगर फेल हो गया तो कंपनी इसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं कर पाए तो क्या कंपनी की गलती है? नहीं है। उसके बाद कंपनी ये जो ईमेल भेजने के लिए इन हाउस फैसिलिटी यूज़ कर सकती है, बल्कि एसएमएस सिस्टम, या फिर किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले सकती है, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट के थ्रू भेज सकती है। चलिए, ये जो आप लिंक वगैरह भेजते हैं, ये ऐसा लिंक भेजो कि इन्वेस्टर या आपका मेंबर क्या कर सके, उसे डाउनलोड कर सके, देख सके। उसके बाद कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी आपको नोटिस रखना है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो वेबसाइट प्रिस्क्राइब करे वहाँ पे भी आपको क्या रखना है, नोटिस की कॉपी रखनी है। चलिए, कम टू नेक्स्ट सेक्शन नंबर 102। अगला जो डिस्कशन दैट इज ऑन व्हाट बेटा, सेक्शन नंबर 102 किससे डील करता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से डील करता है। ठीक है, ध्यान से बच्चों, हर एक स्पेशल बिजनेस के आइटम के साथ आपको पता है कि आपके जो आपकी ईजीएम और एजीएम के नोटिस होते हैं, उसमें दो बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस। तो बच्चों, स्पेशल बिजनेस के हर एक आइटम के साथ जितने भी आपके स्पेशल बिजनेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बिजनेस, जितने भी स्पेशल बिजनेस के आइटम है उन सब के साथ आपको क्या करना है बच्चों, आपको उस आइटम के मटेरियल फैक्ट्स, आइटम के क्या है बच्चों, उस स्पेशल बिजनेस के जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको जनरल मीटिंग या नोटिस के साथ क्या करना है, अनेक्स करना है। ठीक है? इसमें क्या क्या बताओगे? सबसे पहले आपके डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है। ठीक है, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का। हाँ जी, ठीक है, और भी कोई दूसरी जानकारी हम दे सकते हैं जिससे मेंबर क्या कर सके, डिसाइड कर सके उसके वोट कैसे डालना है, फेवर में डालना है या अगेंस्ट में डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपकी एजीएम है तो एजीएम में आप हर एक बिजनेस को स्पेशल मानेंगे, किसको छोड़कर, चार बिजनेस को छोड़ के। कौन कौन सा? हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को कंसीडर करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन फिक्स करना, ऑडिटर का और उनको अपॉइंट करना, और इनके अलावा बच्चों, इनके अलावा सारे बिजनेस मानेंगे स्पेशल। और एजीएम के अलावा कोई भी दूसरी मीटिंग होती है, एजीएम के अलावा दूसरी मीटिंग कौन सी होती है, ईजीएम। ईजीएम में आप क्या मानेंगे, सारे बिजनेसेस को हम क्या मानेंगे, ईजीएम के केस में स्पेशल मानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कंपनी का कोई स्पेशल बिजनेस है, लेकिन वो स्पेशल बिजनेस किसी दूसरी कंपनी से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टी किराए पे ले रही है, मतलब ट्रांजैक्शन किसके बीच में, दो कंपनी के बीच में, और उस कंपनी में हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स कम से कम कितना होल्ड करते हैं, 2%। तो
ये फैक्ट भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि भाई हमारी कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट कर रही है और हमारे सारे डायरेक्टर मिला के उस कंपनी में कितना होल्ड कर रहे हैं, 2% होल्ड कर रहे हैं। ये भी आपको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए। उसके बाद अगर अगर if any item of business refers to a document, if any item of business, any item मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, कोई भी, इफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट देन स्टेटमेंट, अच्छा सॉरी यहाँ पे एनी आइटम लिखा है बट इसका मतलब हो जाएगा स्पेशल बिजनेस। क्यों? स्टेटमेंट मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो सिर्फ स्पेशल बिजनेस का लगता है। तो अगर किसी आइटम ऑफ बिजनेस में, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल बिजनेस कर रहे हो आप, किसी डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन को बढ़ा रहे हो, और डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन को जब बढ़ा रहे हो तो अग्रीमेंट की बात कर रहे हो कि कंपनी और कंपनी का डायरेक्टर के साथ क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है। तो आपको ये भी बताना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि उस अग्रीमेंट की कॉपी कहाँ पे इंस्पेक्ट कर की जा सकती है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या किया, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया। कहाँ पे? जिसके चलते गेन किसको हुआ, फायदा किसको हुआ, केएमपी, डायरेक्टर, मैनेजर, इनके रिलेटिव्स को क्या हुआ, फायदा हुआ। क्या करेंगे बच्चों? मतलब आपने एक्सप्लेनेटरी, कंपनी किसी एमडी की प्रॉपर्टी खरीद रही है, लेकिन ये चीज़ आपने नहीं बताई, कहाँ पे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नहीं बताई, तो सारे मेंबर्स ने फेवर में वोट कर दिया, इससे एमडी का फायदा हो गया। तो ये जो भी बेनिफिट है इसको एमडी कैसे रखेगा अपने पास, एज अ ट्रस्ट, या इंटरेस्ट, मतलब एज अ ट्रस्टी होल्ड करेगा, और ये बेनिफिट आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट आती है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर उसके आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में लिख सकती है क्या, कि स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो देन ये रूल 18 रिपीट हो गया ना अपना। चलो ठीक है, नाउ प्लीज कम टू सेक्शन नंबर 103। 103 किससे रिलेट करता है, कोरम। वेरी नाइस। नाउ व्हाट इज कोरम? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में बताया गया है कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू वैलिडली ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस एट द मीटिंग। ठीक है, तो इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनकी उपस्थिति मीटिंग में ज़रूरी होती है। किस लिए ज़रूरी होती है? किसी बिजनेस को वैलिडली क्या करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए प्लीज एवरीवन ध्यान से किए। तो अगर कंपनी के आर्टिकल में लार्जर कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ द आर्टिकल्स डू नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ लार्जर कोरम, तो पब्लिक कंपनी केस में कितना, 5, 15 और 30, याद है आपको, 1000, 1000 या 1000 से ज़्यादा और अप टू 5000 और 5000 से ज़्यादा। ठीक है, ये मिनिमम नंबर ऑफ कोरम है। कहाँ पे? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में तो अच्छा, कोरम में कौन काउंट होता है, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा अगर कोरम आधे घंटे के अंदर नहीं आया तो, मीटिंग शुरू होने के आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आया तो मीटिंग क्या होगी, जनरल मीटिंग क्या होगी, एडजन होगी टू द सेम डे इन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, या फिर कोई दूसरा टाइम जो बोर्ड डिसाइड करता है। और अगर मीटिंग रिक्विजिशंस ने कॉल की थी तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अच्छा और एडजन जो मीटिंग होगी उसके लिए कितने का नोटिस देना है आपको, एडजेंट मीटिंग के लिए कम से कम तुमको कितने का नोटिस देना है, 3 दिन का नोटिस देना है। इज दैट क्लियर? पढ़ा था अपने, 3 क्लियर दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप नोटिस इंडिविजुअली नहीं दे पा रहे हो तो आप न्यूज़पेपर में क्या कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो। क्या एडजेंट एजीएम या एडजेंट ईजीएम नेशनल हॉलीडे को हो सकती है? क्या एडजेंट एजीएम और एडजेंट ईजीएम नेशनल हॉलीडे को हो सकती है, हाँ या ना?
अबे गधों, हो सकती ना, यस यहाँ सर। लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है क्या? बिंदास हो सकती है, एजेंट एजीएम नेशनल हॉलीडे को हो सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक केस में नहीं हो सकती, कब? सर रिटायरिंग वेरी डायरेक्टर को। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? उसके बाद ना प्लीज हियर। अच्छा, अगर ऐसे कौन से केस हैं जब एजीएम एडजेंट एजीएम या एडजेंट ईजीएम का नोटिस आपको ओरिजिनल मीटिंग की तरह देना होता है? वेरी नाइस। अगर मीटिंग एडजन हो रही है कितने के लिए, 30 days या मोर, या फिर मीटिंग एडजन हो रही है साइन डाई, कैसे एडजन हो रही है? तो इन दो केस में आपको नोटिस कैसे देना पड़ता है, जैसे हम ओरिजिनल मीटिंग का नोटिस देते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, अगर एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट इवन इन द एडजन मीटिंग, देन कितने मेंबर्स, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वो क्या कर लेंगे, दिल फॉल द कोरम। वेरी नाइस। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? सर सोना जोशी जी, सर एजीएम ईजीएम का कोरम एक्ट कहता है स्टार्टिंग में हो, SS2 कहता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्टिंग बिजनेस। दोनों मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सोना जोशी जी बाकी सब ठीक है, आपका एक दर्द मुझे आज तक सताता है ना, आपने 2 साल बंद कर दिए थे जब हम पढ़ रहे थे, आपने 2 साल बंद कर दिए थे। मैं इतना स्ट्रेस में आ गया था, क्या बताऊँ, मैं इतने टाइम से लॉ पढ़ा रहा हूँ, आज तक मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि 2 साल बंद है। इनके हिसाब से सॉल्वेंट अलग था, एक जॉन विलियम सॉल्वेंट अलग था। तो मैं इतना स्ट्रेस्ड हो गया था ना, मैं क्या बताऊँ, मैंने दुनिया भर की बुक्स रिसर्च कर ली कि इसके दिमाग में कहाँ से आ गया ये। एनीवे ठीक है, चलिए, याद है सॉल्वेंट? चलिए इधर प्लीज, चलिए नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? विल बी टॉकिंग अबाउट चेयरमैन। चलिए एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले चेयरमैन, अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो हर मीटिंग में अपना चेयरमैन होगा। कैसे? मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट हैं, मीटिंग में जो क्या है बच्चों, मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट हैं वो वोट करके अपना चेयरमैन चुनेंगे। कैसे? शो ऑफ हैंड पे, हाँ या ना? लेकिन अगर पोल डिमांड होता है तो जो बंदा क्या होगा, पोल पे इलेक्ट होगा, वो बंदा क्या क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन की तरह काम करेगा, ठीक है? अच्छा, चेयरमैन की जब बात हो तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, कंपनी में 2 टाइप के चेयरमैन होते हैं, एक मीटिंग का चेयरमैन और वेरी नाइस, दूसरा परमानेंट पोस्ट। तो अगर आर्टिकल में लिखा है कि गरिमा इज आवर चेयरमैन, तो शी इज परमानेंट चेयरमैन। तो गरिमा ही हर मीटिंग की चेयरमैन रहेगी, लेकिन मीटिंग शुरू होने के 15 मिनट के अंदर अगर गरिमा नहीं आती तो जो वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं उनमें से कोई एक क्या बन जाएगा, चेयरमैन। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर नहीं आया या डायरेक्टर आए पर उनमें से किसी की बताओ चेयरमैन काम करने की इच्छा नहीं है, तो शो ऑफ हैंड से सिलेक्ट करेंगे। तो मेंबर्स जो हैं वहाँ पे जो है वो शो ऑफ हैंड पे सिलेक्ट करेंगे। और शो ऑफ हैंड अगर चैलेंज कोई पोल डिमांड करता है तो जो बंदा पोल पे इलेक्ट होगा ही विल कंटिन्यू एज चेयरमैन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। इज दैट क्लियर? प्रॉक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय प्रॉक्सी, हेलो प्रॉक्सी, क्यों बोले? कौन होता है प्रॉक्सी? एसएस में डिफाइन किया है, प्रॉक्सी का मतलब है 2 P, 1 इज द पर्सन, 1 इज द पेपर। एसएस में डिफाइन किया है कि प्रॉक्सी का मतलब एक पर्सन होता है और एक क्या होता है, पेपर। पर्सन मतलब जो आपके बदले मीटिंग अटेंड कर रहा है वो भी प्रॉक्सी है, और जिस फॉर्म के थ्रू आपको अपॉइंट किया गया है वो भी क्या है, प्रॉक्सी है, ठीक है? हाँ, चलो पहले यहाँ पे इस सेक्शन में 3-4 चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला 2-3 मेरे को इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, सिंगल पर्सन may become proxy of
हाउ मेनी मेंबर्स बताइए, कितना? 50 मेंबर्स, 50 मेंबर्स प्लस ये कितना होल्ड कर सकते हैं? अप टू 10% कि इनके पास वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, दूसरा, पर कृष्णा है, कृष्णा हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है, इसके पास 12% वोटिंग राइट है, तो यस, तो इसका जो प्रॉक्सी बनेगा वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, पहली चीज। ओके, दूसरी, प्रॉक्सी फॉर्म कब डिपॉजिट होने चाहिए? देखो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आर्टिकल में मीटिंग के 48 आवर्स पहले से ज़्यादा का टाइम बताया गया है तो उस टाइम को 48 आवर्स ही मानेंगे। याद है आप सबको? मतलब मीटिंग के टाइम से 48 आवर्स से कम हो सकता है पर 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। क्या था इंस्पेक्शन? कोई भी मेंबर अगर प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करना चाहता है उसको कितने दिन का नोटिस देना है? 3 डेज का नोटिस देना है प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करने के लिए, 3 दिन का नोटिस देना है। ओके, कौन सा मेंबर? वही जो मीटिंग अटेंड कर सकता है और मीटिंग में वोट डाल सकता है। इंस्पेक्शन का टाइम कब चालू होगा? मीटिंग के 24 आवर्स पहले तक, और कब तक चलेगा? जब तक मीटिंग क्या नहीं हो जाती, कंक्लूड नहीं हो जाती। क्या? अगर मेरी मीटिंग मान लो संडे को 12 बजे है तो प्रॉक्सी फॉर्म कब तक एक्सेप्ट हो सकते हैं? सैटरडे फ्राइडे के 12 बजे तक। हाँ, अगर तुम बोलो नहीं थर्सडे के 12 बजे तक ही एक्सेप्ट करूँगा तो ये गलत है। ठीक है, मीटिंग के 48 आवर्स से ज़्यादा पहले का टाइम आपके आर्टिकल में नहीं बता सकते। आर्टिकल कैन नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइम अर्लियर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द मीटिंग, एंड इफ दे प्रिस्क्राइब द पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज 48 आवर्स ओनली। इज दैट क्लियर? चलिए, गुड। उसके बाद ठीक है, कंक्लूजन तक चलेगा। अच्छा, मीटिंग अगर आपकी एडजन हो जाए तो एडजन मीटिंग के प्रॉक्सी फॉर्म्स के लिए क्या पुराना, मतलब अगर मान लो मीटिंग, मैं एसएस की बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, मीटिंग अगर एडजन हो गई तो आपको फिर से इंस्पेक्शन करना है तो आपको फिर से आपको नोटिस देना पड़ेगा, पुराना नोटिस काम में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद व्हेन प्रॉक्सीज आर ट्रीटेड एज इनवैलिड, ये एसएस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, प्रॉक्सीज को इनवैलिड कब माना जाता है? डेट नहीं लिखी है आपने, आपने मल्टीपल प्रॉक्सीज दी हैं, क्या दी हैं? और उसमें क्या नहीं है? डेट नहीं है। या फिर मल्टीपल प्रॉक्सीज हैं पर उसमें क्या नहीं है? मल्टीपल प्रॉक्सीज हैं और एक ही डेट को आपने जमा किए पर क्या नहीं है उसमें? डेट तो है पर क्या नहीं है? टाइम नहीं है। तो भी सारी प्रॉक्सीज को स्टैम्प्ड नहीं है। आपकी प्रॉक्सी क्या नहीं है? प्रॉक्सी के पास स्टैम्प डेट लगती है, स्टैम्प नहीं है, तो क्या होगा? तो इसको भी क्या मान सकते हैं अपन? इनवैलिड मानेंगे। देन और कब मानेंगे प्रॉक्सी फॉर्म को इनवैलिड? अगर मेंबर खुद मीटिंग अटेंड कर ले और मीटिंग में वोट डाल दे तो प्रॉक्सी के वोट को अपन क्या मानते हैं? इनवैलिड मानते हैं। और कब मानते हैं प्रॉक्सी फॉर्म को इनवैलिड? सॉरी, हाँ, मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर ने शेयर क्या कर दिए हैं? ट्रांसफ़र कर दिए, और ये मीटिंग के पहले कंपनी को पता लग जाए, ये मीटिंग के पहले कंपनी को पता लग जाए। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ याद रखना, लेटर प्रॉक्सी रिवोक्स द अर्लियर प्रॉक्सी। ठीक है, बट लेटर प्रॉक्सी कब मिलनी चाहिए? 48 आवर्स पहले मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारे प्रोविजंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। व्हाट मोर अबाउट प्रॉक्सीज? अच्छा, एक और चीज़, गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नर का नॉमिनी
प्रेसिडेंट का नॉमिनी, उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी, जी बच्चों, गवर्नर का नॉमिनी, प्रेसिडेंट का नॉमिनी, बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी, इन सबको अपन क्या मानेंगे? यस, इन सबको अपन मीटिंग में मेंबर मानेंगे और ये मेंबर्स के सारे राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या ये प्रॉक्सीज भी अपॉइंट कर सकते हैं? जी हाँ। इज दैट क्लियर? ओके, देन और क्या है प्रॉक्सी के बारे में? व्हाट मोर? हाँ जी बच्चों, सॉरी, हाँ, सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ उनके मेंबर ही प्रॉक्सी बन सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रॉक्सी हैज़ नो राइट टू स्पीक इन द मीटिंग, प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता? मीटिंग में बात नहीं कर सकता। अच्छा, क्या कंपनी कैनवासिंग कर सकती है? कैनवासिंग मतलब क्या कंपनी आपको सजेशन दे सकती है कि इसको प्रॉक्सी बनाओ? नहीं, अगर कोई भी मेंबर ऐसा करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये की। हाँ, लेकिन अगर आपने खुद से रिक्वेस्ट की है तो आपकी रिक्वेस्ट पे वो बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि इसको आप प्रॉक्सी बना लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको प्रॉक्सीज के बारे में ध्यान रखना है। हाँ, अच्छा, प्रॉक्सी फॉर्म किस में होता है? MGD 12, 11, MGD 11 में अगर प्रॉक्सी फॉर्म है, अगर प्रॉक्सी फॉर्म MGD 11 में है तो आप उसको रिजेक्ट इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते कि वो आर्टिकल की किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को क्या नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। चलो, नाउ कम टू 106 से लेके 1011 तक। देखो अपने नोट्स में एक चार्ट होगा, है क्या? कहाँ गया? 118 पे आ गया। इधर देखो, चलो एक मिनट, एक मिनट, पहले 106 पे आ जाओ। 106, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट, प्लीज कम टू सेक्शन नंबर 106। अच्छा, वोटिंग राइट के बारे में और कहाँ पे डिस्कशन है? 47 में, ठीक है। नाउ पहला, भले ही एक्ट में कुछ भी बोल रहा है, भले ही सेक्शन 47 कुछ भी बोलता है, सेक्शन 50 कुछ भी बोलता है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड कि किसी भी कोई भी मेंबर वोट नहीं डाल सकता। कब? अगर कॉल्स या फिर अदर सम्स प्रेजेंटली पेबल, मतलब कॉल मनी या फिर आपने कंपनी से किसी प्रकार का और उधार लिया है, वो आप चुका नहीं रहे हो, तो कंपनी आपके वोटिंग राइट्स क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इज दैट क्लियर? या फिर ऐसे शेयर जिनके ऊपर कंपनी क्या कर रही है? लियन एक्सरसाइज कर रही है। उसके बाद इस ग्राउंड के अलावा, 106 वाले ग्राउंड के अलावा किसी और ग्राउंड पे आप मेंबर के वोटिंग राइट को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। अच्छा, और पोल पे मेंबर चाहे तो क्या कर सकता है? जिस मेंबर के पास एक से ज़्यादा वोट्स हैं वो अपने वोट्स को अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। जैसे मेरे पास 100 वोट हैं तो मैं 60 वोट फेवर में डाल सकता हूँ, 40 वोट्स अगेंस्ट में डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 107, अच्छा बच्चों, अगर आपके यहाँ पर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती, आपकी कंपनी में वोटिंग कैसे नहीं होती? इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती, या फिर पोल डिमांड नहीं हुआ है, तो कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? वोटिंग हमेशा कैसे होनी चाहिए? शो ऑफ। पहली बार में जब वोटिंग होगी किसी भी कंपनी में, वो हमेशा कैसे होनी चाहिए? अगर आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या फिर पोल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। दूसरा, अगर चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया? कि रेजोल्यूशन पास हो गया, कैसे पास हो गया? शो ऑफ हैंड पे, और इसकी एंट्री कहाँ पे हो गई?
मिनट्स में हो गई, तो क्या है बच्चों ये कंक्लूसिव प्रूफ। याद है अपन ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इररिवोकेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। क्या हो जाएगा ये? इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज 108। क्या है 108? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। क्या है भैया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में? इधर देखो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दो तरीके से होती है। पहला एक होती है रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग का मतलब यस, मीटिंग जिस जगह पे है उस जगह के वेन्यू को के अलावा अगर आप कहीं और से वोटिंग कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिमोट ई वोटिंग। और दूसरी है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा? रिमोट ई वोटिंग भी आ जाएगा और वोटिंग एट जनरल मीटिंग भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कौन सी कंपनी को ई वोटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है? अगर आपकी क्या लिस्टेड है, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, एसएमई पे आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, या फिर कहाँ पे लिस्टेड है? और निधि कंपनी से। इन सब के अलावा कोई भी कंपनी, इन सब के अलावा कोई भी कंपनी जिसमें कितने मेंबर्स हैं बच्चों? 1000 या उससे ज़्यादा, या फिर आपकी लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है क्या बच्चों? हर एक ट्रांजेक्शन ई वोटिंग से करवाना। नाउ जब मैं ई वोटिंग की बात करूं तो आप सबको पता है हम शेयर नोटिस भेजते हैं। नोटिस भेजने के साथ में ही अपने को क्या करना होता है? न्यूज़पेपर में क्या देना होता है? एडवर्टीजमेंट देना होता है। एडवर्टीजमेंट में क्या बताना होता है कि हम ई वोटिंग। यस, व्हाट इज कट ऑफ डेट? अ डेट विच इज नॉट अर्लियर देन 7 days। मतलब मैक्सिमम कितने दिन पहले की हो सकती है? मैक्सिमम मीटिंग की डेट से मैक्सिमम 7 दिन पहले की डेट हो सकती है। ठीक है। अगर आपके पास कंपनी के शेयर कट ऑफ डेट को रहेंगे तभी क्या मिलेगा आपको? तभी आप ई वोटिंग में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या अपॉइंट करना होता है? वोट्स वगैरह काउंट कौन करता है? स्क्रूटनाइजर। अच्छा, जब ई वोटिंग होती है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ई वोटिंग हो रही है, अगर कंपनी की मीटिंग में कंपनी की मीटिंग में ई वोटिंग हो रही है तो वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या मानते हैं? जो वेन्यू नोटिस में स्पेसिफाइड है दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये अच्छा, वोटिंग लाइंस, वोटिंग कम से कम कितने दिन खुली रहेगी? 3 दिन। और खुली कब है बंद कब है? खुली कब है ये तो छोड़ दो, ये तो 3 दिन कम से कम आपको वोटिंग लाइन खुली रखनी। बंद कब होगी? वोटिंग लाइन क्लोज कब होंगी कंपल्सरी? मीटिंग के एक दिन पहले शाम को 5 बजे, या मीटिंग के पहले, मीटिंग के प्रायर डे शाम को 5 बजे आपकी वोटिंग लाइन क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या होगा बच्चों? जो 5 बजे स्क्रूटनाइजर क्या कर देगा? फ्रीज हो जाएगी वोटिंग। जितने वोट्स में वो सारे वोट्स क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद कंपनी अपनी मीटिंग बुलाएगी। मीटिंग में क्या होगा? भाई मीटिंग में क्या होगा? वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? ई वोटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बैलेट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद क्या होगा? वोट काउंट करेगा वो। वोट कास्ट एट द मीटिंग। पहले अपन क्या काउंट करेंगे बच्चों? जो मीटिंग में वोट डाले गए वो काउंट करेंगे, और उसके बाद जो रिमोट ई वोटिंग है उसका अपन क्या करेंगे? अनब्लॉक करेंगे। ठीक है। उसके बाद जिस दिन मीटिंग कंक्लूड हुई है उसके कितने दिन के अंदर? जिस दिन मीटिंग कंक्लूड हुई उसके 3 दिन के अंदर क्या करेगा? स्क्रूटनाइजर जो है रिपोर्ट भेजेगा। किसको रिपोर्ट भेजेगा? चेयरमैन को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इधर आ जाओ बच्चों, अब चार्ट में आ जाइए। नाउ प्लीज कम टू द चार्ट। यस, ये वाले चार्ट पे आ जाइए। सेक्शन 108, 109, 110, 111, ये चारों सेक्शन क्या है बच्चों? ये चारों सेक्शन कहीं ना कहीं किससे रिलेट करते हैं? दी सेक्शन रिलेट टू द वोटिंग्स। इधर देखिए, कम टू 109। व्हाट इज 109? पोल। 109 क्या है बच्चों? पोल के बारे में। इधर देखिए, मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज कैन डिमांड पोल। चेयरमैन क्या कर सकता है? अरे चेयरमैन क्या कर सकता है बच्चों? चेयरमैन खुद से भी क्या कर सकता है? पोल का ऑर्डर दे सकता है। कब बच्चों? बिफोर और एट द टाइम ऑफ, याद है कब? जब चेयरमैन ऑफ हैंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है उस समय, या फिर डिक्लेयर करने के पहले मेंबर या प्रॉक्सी
क्या कर सकते हैं, पोल डिमांड कर सकते हैं। कौन कितने कितने होने चाहिए, कौन कम से कम कितने वोटिंग राइट्स, मेंबर और प्रॉक्सी दोनों के वोटिंग मेंबर और प्रॉक्सी दोनों का मिला के 10% वोटिंग राइट है, या फिर कम से कम कितने 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू पे 5 लाख रुपए की आपके पास अगर शेयर्स हैं तो कितने के अंदर, ओए पोल कितनी देर के अंदर लिया जाएगा, 48 आवर्स, यस और नो। लेकिन दो केस में इमीडिएटली लेते हैं, कब, चेयरमैन या फिर एडजर्नमेंट, ठीक है, गुड। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना है नहीं करना है, हैज टू बी अपॉइंटेड। रिजल्ट कब डिक्लेयर करोगे पोल का, विद इन 7 days ऑफ द डे पोल टेकन द स्क्रूटनाइजर विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द चेयरमैन। और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा पोल का, अगले 2 दिन में, ठीक है। जिस दिन पोल दिया गया उसके 7 दिन के अंदर, ओए जिस दिन पोल दिया गया उसके 7 दिन के अंदर स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट देता है किसको, चेयरपर्सन को, और चेयरपर्सन अगले दिन के अंदर क्या करेगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट, द डेट ऑफ रेजोल्यूशन शैल बी द डेट ऑफ मीटिंग एंड नॉट द डेट ऑफ पोल। ओए पोल के केस में डेट क्या रहेगी, किस डेट को मानोगे रेजोल्यूशन पास हुआ है, मीटिंग की डेट, ठीक है। हु कैन बी स्क्रूटनाइजर, पोल के केस में स्क्रूटनाइजर कौन बन सकता है, चेयरमैन अपॉइंट्स हुम ही डीम्स नेसेसरी। चेयरमैन उसको व्यक्ति उसको अपॉइंट करता है जिसको लगता है कि ये बंदा ठीक है, कैन बी अपॉइंट। बट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बताते हैं, क्या बताते हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कि क्या होना चाहिए बंदा, अच्छा होना चाहिए या हो सकता है, एडवोकेट जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, आ जाइए सेक्शन नंबर 110 क्या है, पोस्टल बैलेट। याद है, ओ सीबीआई वालों राम सीता को उठा लो, याद है आपको, राम सीता के बदले विल मेक इट रमेश सुरेश, ठीक है। तो ओ सीबीआई वालों रमेश और सुरेश को क्या करो, उठा लो, ठीक है। चलिए, वोटिंग हैपन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, हाँ या ना, कौन से मैटर के लिए, ओ सीबीआई वालों रमेश और सुरेश को उठा लो, ये वाले मैटर्स के लिए। और जिस कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, अगर आपकी कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स हैं प्लस 1% कंपनी, इनके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। वोटिंग पीरियड कम से कम कितने दिन के लिए खुला रखना है, अरे कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। कहाँ 30 डेज, जिस डेट को अपने नोटिस इश्यू किया था। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना होगा, रिजल्ट कब आएगा, जैसे ही आपका वोटिंग पीरियड खत्म होता है उसके अगले 7 दिन के अंदर रिजल्ट स्क्रूटनाइजर जो है अपनी रिपोर्ट देगा, किसको रिपोर्ट देगा बच्चों, चेयरपर्सन को। उसके बाद द लास्ट डेट ऑफ वोटिंग पीरियड शैल बी कंसीडर्ड एज द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। याद रखना, एसएस में बताया है कि आप क्या मानेंगे, किस डेट को रेजोल्यूशन पास हुआ है, लास्ट डेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना है, यस, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे उसको जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में फैमिलियर है ये प्रोसेस के साथ, ठीक है। लास्ट इज सेक्शन नंबर 111 क्या है, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, राइट, एट द एजीएम। शेयर होल्डर चाहता है कि उसके द्वारा सजेस्ट किया गया मैटर कहाँ पे डिस्कस हो, एजीएम में। कितने वीक पहले, 6 वीक्स पहले वो कंपनी से क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। कौन सा शेयर होल्डर जिसके पास कम से कम कितने % वोटिंग राइट्स हैं, 10%, ठीक है। स्क्रूटनाइजर का ऐसा कुछ बताया क्या नहीं है, डिक्लेरेशन बाकी सब कुछ तो सेम ही बच्चे, छोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर शेयर होल्डर का जो नोटिस है वो मीटिंग का नोटिस भेजने के पहले आया, शेयर होल्डर का रिक्वेजिशन कब आया, नोटिस भेजने के पहले आ गया, और रिक्वेजिशन आने के बाद अगर कंपनी ने क्या किया है, मीटिंग कॉल की है, तो हम क्या मानेंगे, रिक्वेजिशन 6 वीक पहले आया था, याद है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये 112 तो ठीक है, प्रेसिडेंट, ये बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन हो गया। 114 ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी कब मानते हैं पास हुआ है, अगर वोट इन फेवर क्या होते हैं, एक्सीड करते हैं, किससे, वोट इन अगेंस्ट से, तो अपन क्या मान लेते हैं, आपने नोटिस प्रॉपरली दिया है प्लस वोट इन फेवर एक्सीड्स वोट इन
अगेंस्ट, तो हम क्या मान लेते हैं, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, ऑर्डिनरी। स्पेशल कब मानेंगे, जब 3 कंडीशन फुलफिल हो, आपने प्रॉपर नोटिस दिया है, दूसरा नोटिस में ये स्पेसिफाई किया है कि रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, एसआर एज एन एसआर, और तीसरा वोट इन फेवर 3 टाइम्स एक्सीड हो रहे हैं, किससे, वोट इन अगेंस्ट को। इनवैलिड वोट्स वगैरह को कंसीडर नहीं करना है, कितने लोगों ने वोट नहीं किया वो भी कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है वोट इन फेवर शुड एक्सीड बाय एटलीस्ट 3 टाइम्स। गुड। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या था, कंपनीज एक्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं वो मैटर्स, कितने मैटर्स दिए गए हैं कंपनीज एक्ट में, सिर्फ 2 ही मैटर दिए गए हैं। कौन कौन से मैटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और दूसरा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। यस और नो, एक 139 था और एक 169। ठीक है, तुम लोग का एक कंपनी लॉ का एक सेक्शन क्विज लेना है, देखना है कौन कितने सेक्शन याद है किसको। चलो इधर देखो, इधर देखो, तो 139 इन 2 मैटर्स के लिए, ये 2 मैटर्स आप तभी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं मीटिंग में जब कंपनी ने क्या पास किया है, सॉरी जब कंपनी को क्या मिला है, स्पेशल नोटिस। किसे मिला है स्पेशल नोटिस, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो बच्चों ध्यान से किया। हाँ जी, तो ये 2 ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल नोटिस, या इसके अलावा कोई भी और दूसरे ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है स्पेशल नोटिस। यस, कौन से ट्रांजेक्शन में, उन ट्रांजेक्शन को छोड़ के जिसमें ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड, ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड। इन ट्रांजेक्शन, इन मैटर्स को छोड़ दीजिए, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड। इन मैटर्स को छोड़ के आप आर्टिकल में लिख के कोई भी मैटर है जिसमें लिख सकते हैं कि हम कैसे ट्रांजेक्ट करेंगे स्पेशल नोटिस के थ्रू। अच्छा, स्पेशल नोटिस कौन भेज सकता है, अगर आपके पास कंपनी में कम से कम कितने परसेंट शेयर्स हैं, 1% वोटिंग पावर है, या फिर इतने शेयर जिनके ऊपर कितना पेड अप है, 5 लाख रुपीज आर पेड अप। ठीक है, स्पेशल नोटिस कितने दिन के पहले आना चाहिए, मीटिंग के कम से कम कितने दिन पहले, 14 डेज पहले। यस और नो। और जैसे ही कंपनी को स्पेशल नोटिस की जानकारी मिलती, कंपनी मेंबर्स को कितने दिन पहले बताना चाहिए, कम से कम 7 दिन पहले। कैसे, या तो इंडिविजुअली बता सकती है या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता। ठीक है, ये आपको ध्यान में। उसके बाद 116, रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, क्या होगा, अच्छा एक चीज बताओ, मीटिंग एडजर्न कैसे कैसे हो सकती है, इधर देखो। सबसे पहला, क्या चेयरमैन खुद की इच्छा पे मीटिंग एडजर्न कर सकता है, अगर मीटिंग में क्या है, डिसऑर्डर है, इफ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि मीटिंग को कंडक्ट करना, कंटिन्यू करना इम्प्रैक्टिसिबल है, तो चेयरमैन खुद की इच्छा से ही मीटिंग क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है। दूसरा, दूसरा मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर उसे क्या देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो ही शैल, उसको कंपल्सरी क्या करना है, मीटिंग एडजर्न करना। और तीसरा, उसको एडजर्न करना है, मीटिंग में सब कुछ बराबर है बट उसको एडजर्न करना है, तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका कंसेंट लेना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का। इन 3 तरीकों से मीटिंग क्या कर सकते हैं, अपन एडजर्न कर सकते हैं। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में ये तीनों चीज़ें बहुत क्लियरली बताई गई हैं। अब जो रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में पास होता है, जो रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होता है, उस रेजोल्यूशन की हम पासिंग डेट क्या मानेंगे, जिस डेट को वो इनफैक्ट पास हुआ है, एक्चुअली में पास हुआ है, दैट विल बी कंसीडर एज द डेट ऑफ दैट रेजोल्यूशन। ये ध्यान में रखें। रेजोल्यूशन एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड, नाउ व्हाट डज दैट मीन, रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड, कुछ नहीं, MGT 14। ठीक है, इधर देखो, इधर आ जाओ, 117 सबसेक्शन 3, जितने भी रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किए हैं एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा, ऐसे रेजोल्यूशन जिसपे जो
सारे मेंबर्स ने अग्री किए हैं, ऐसे रेजोल्यूशन जो किसने अग्री किए हैं, सारे मेंबर्स ने अग्री किए हुए हैं, बट वो रेजोल्यूशन इफेक्टिव नहीं होते अगर वो पास नहीं होते एज एन एसआर। मतलब पास करना था एसआर, बट आपने क्या पास कर दिया, यूनानिमस करके पास कर दिया। क्या रजिस्टर करवाना है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो यूनानिमस पास हुआ है तो मैं रजिस्टर नहीं करवाऊंगा, नहीं, आपको उसको भी क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है। तीसरा, बोर्ड मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट और वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, ये बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया। उसके बाद सेम ऐसे रेजोल्यूशन या फिर ऐसे अग्रीमेंट, ऐसे रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट जो पास हुए हैं कैसे, जो जिसको किसने अग्री किया है, सारे मेंबर्स ने, बट वो इफेक्टिव नहीं होते कब तक, जब तक वो पास नहीं हुए होते एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वॉलंटरी वाइंड अप करने का रेजोल्यूशन, उसके बाद ये वाली रेजोल्यूशन, ये सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के अंदर जितने भी रेजोल्यूशन याद है, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो रेजोल्यूशन सिर्फ बोर्ड मीटिंग में पास हो सकते हैं बाय मींस ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, वो सारे रेजोल्यूशन। लेकिन सुनो ध्यान से, ये जो रेजोल्यूशन हम फाइल करेंगे एमजीटी 14 के अंदर, कौन से, 179 सब सेक्शन 3 के अंदर, बाय बैक, बोरोइंग वगैरह, ये वाले रेजोल्यूशन ना इंस्पेक्शन नहीं हो पाएंगे, पब्लिक डोमेन में ये रेजोल्यूशन अवेलेबल नहीं रहेंगे, मतलब हमें फाइल करना है बट कोई थर्ड पार्टी इन रेजोल्यूशन को क्या नहीं कर सकती, इंस्पेक्ट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल अफेयर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये 179 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ में जो प्रोविजन है कौन सा, अरे ये था ना, लोन देना, 186 वाला, लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट वाला, मतलब ये बोर्ड रेजोल्यूशन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारी कंपनीज अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें किस लिए, लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो इनको 179 सबसे मतलब इनको एमजीटी 14 के अंदर उस रेजोल्यूशन को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको कराना पड़ेगा। ठीक है, और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ रेजोल्यूशन, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ रेजोल्यूशन जो भी दूसरा है वो भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ अलग से तो बताया गया नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है आपको, जो भी रेजोल्यूशन, इधर देखो, तीस दिन के अंदर रजिस्टर करवाना है एमजीटी 14 में। उसके बाद इधर देखो, ये वाला पॉइंट बोल, 117 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जो भी रेजोल्यूशन कंपनी पास करती है जो आर्टिकल्स को ऑल्टर करता है, जो क्या करता है, आर्टिकल्स को ऑल्टर करता है, उस रेजोल्यूशन को आपको क्या करना है, आर्टिकल के साथ ही क्या करना है, उसको अटैच करना है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 117। 118 इज नथिंग, क्या है बच्चों, मिनट्स, जिस दिन मीटिंग हुई है उसके 30 दिन के अंदर मिनट्स बनाओ, मिनट्स में फेयर और करेक्ट समरी होनी चाहिए, जो भी आपने मीटिंग में अपॉइंटमेंट्स वगैरह किए हैं वो मीटिंग में जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो मिनट्स में दिखना चाहिए। बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग के मिनट्स में जो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट था उसका भी नाम लिखना है, और मान लो कोई रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हुआ, 3 डायरेक्टर्स ने अगेंस्ट में वोट किया, तो उन तीनों का नाम भी आपको मिनट्स में लिखना है, बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग के केस में। ठीक है, डिफेमेटरी मैटर्स, इररिलेवेंट मैटर्स और मैटर जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, क्या चेयरमैन इन तीनों मैटर्स को हटा सकता है मिनट से, और इस बारे में चेयरमैन का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, मिनट सबूत है, इसका सबूत है, जो भी ट्रांजेक्शन मिनट्स बुक में आपने लिखे हैं, सबूत है कि वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली में मीटिंग में हुए थे। उसके बाद अगर मिनट्स को, अच्छा मिनट्स साइन कितने दिन के अंदर होने चाहिए, जनरल मीटिंग के मिनट्स
30 डेज के अंदर चेयरमैन, और अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहे तो कोई भी डायरेक्टर जिसको बाकी के डायरेक्टर्स क्या करें, ऑथराइज करें, ठीक है। और बोर्ड मीटिंग के मिनट्स सेम 30 डेज के अंदर चेयरमैन साइन कर देगा या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में साइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, भले ही नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में साइन होंगे बट मिनट्स बनना कितने के अंदर चाहिए, 30 डेज के अंदर ही बनने चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड फॉलो करना है, फिर ये डिफ़ॉल्ट वगैरह है, टेम्परिंग नहीं करना है आपको, मिनट्स बुक से छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर ये रूल्स वगैरह हैं। हर पेज के, हर मिनट्स बुक के हर पेज को आपको इनिशियल करना है, लास्ट पेज के ऊपर पूरा साइन करना है, ये जो मैंने बताया बोर्ड मीटिंग के मिनट। चलिए 119 इज व्हाट बेटा, इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। इधर देखो, जनरल मीटिंग के मिनट्स शेयर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? जनरल मीटिंग के मिनट्स को शेयर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकता है, हाँ या ना? क्यों? मीटिंग अटेंड करता है यार, ये बात है। द बुक्स कंटेनिंग मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग, या फिर जिस पोस्टल बैलेट के जो आपने मिनट्स डाले हैं, कहाँ पे रखना है आपको? रजिस्टर ऑफिस में। और बिजनेस आवर्स के दौरान कोई भी मेंबर विदाउट फीस क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन कंपनी आर्टिकल से इंस्पेक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। बट आप रिस्ट्रिक्शन डालिए, पर आपको कम से कम कितने, 2 घंटे आपको देने हैं मेंबर को, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए, कम से कम 2 घंटे। उसके बाद अगर कोई मेंबर क्या करता है बच्चों, हाँ जी, अगर कोई मेंबर मिनट बुक की कॉपी मांगता है तो कितने के अंदर, 7 वर्किंग डेज। यहाँ पे याद रखना 119 में वर्किंग डे यूज़ किया, मैंने अलग से नोट भी करवाया था आपको। कोई भी मेंबर अगर मिनट्स बुक की कॉपी मांगता है तो उसको कितने के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर देना है अपने को, ठीक है। अगर नहीं दिया तो या तो उसको इंस्पेक्शन करने से मना कर दिया, या फिर 7 दिन के अंदर तुमने उसको क्या नहीं दी, कॉपी नहीं दी, तो क्या होगा, कितने की पेनल्टी लग सकती है, 25,000, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी लायबल होगा, यस 5,000। उसके बाद अच्छा, पेनल्टी तो पे करोगे ही करोगे, प्लस एनसीएलटी क्या कर सकता है, एनसीएलटी बोल सकता है इमीडिएट इंस्पेक्शन दो, या फिर इमीडिएटली क्या करो, उसको कॉपियाँ प्रोवाइड करो, ठीक है? अच्छा, और ये आपको कॉपी देने के लिए कितना चार्ज कर सकते हैं, 10 रुपीज़ पर पेज। जिसको क्या चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ठीक है, वो कितने कितने 10 साल की बच्चों, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर तक के आप मिनट्स बुक मांग सकते हो सॉफ्ट कॉपी में फॉर फ्री, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत। उसके बाद बच्चों ये 120 तो ठीक है, सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट, सिक्योर्ड फॉर्म में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो तो इस तरीके से मेंटेन करो कि वो सिक्योर्ड हो, रिट्रीव हो, लेजिबल हो, उसका एक्सेस उन्हीं लोगों को दो जिन लोगों को जो लोग उस मैटर में डील करते हैं, ठीक है। सही तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक बार बस रीड कर लेना, ये ठीक ठाक ये सेक्शन। रिपोर्ट ऑन एजीएम, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्या रिपोर्ट ऑन एजीएम, कौन सी कंपनी बच्चों, लिस्टेड पब्लिक कंपनी प्रिस्क्राइब मैनर में क्या करेगी, अपनी एजीएम के ऊपर क्या बनाएगी, एक रिपोर्ट, प्लस उसमें वो कंफर्मेशन देगी। क्या कंफर्मेशन देगी कि मीटिंग क्या की गई थी, कॉल की गई, होल्ड की गई और कंडक्ट की गई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से। उसके बाद ये जो रिपोर्ट आप बनाओगे इसको आपको आरओसी फाइल करना है कितने के अंदर बच्चों, 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर। फीस या फिर एडिशनल फीस, एडिशनल फीस कब लगेगी, अगर आप 3 डेज के अंदर फाइल नहीं कर पाए तो आपको क्या लगेगी, एडिशनल, ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो कितने की फीस है बच्चों, सॉरी पेनल्टी कितने की है, और अगर 1 लाख रुपए तो पहली बार में लग जाएगा। उसके बाद हर दिन का कितना है, 500 रुपीज़, 500 रुपये पर डे, और ये 500 करके मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हो गया कंपनी के लिए। और ऑफिसर ऑफ द कंपनी यूज इन डिफॉल्ट, इसको एक बार में लगेगी 25,000 रुपये, और हर दिन के लिए कितनी लगेगी, और ये 500 करके मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट में आपको क्या क्या बताना है, जो आप ये रिपोर्ट फाइल करोगे इसमें आपको क्या क्या बताना है। अच्छा, दिस रिपोर्ट विल बी इन एडिशन टू द मिनट्स, रिपोर्ट कौन साइन करेगा, साइन करेगा और इस पर डेट डालेगा, कौन बच्चों, चेयरमैन। और अगर चेयरमैन नहीं कर पा रहे हैं तो 2 डायरेक्टर, 2 में से एक क्या होना चाहिए,
ओए चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर, 2 में से एक क्या होना चाहिए, एमडी, प्लस चेयरमैन के साथ सीएस और 2 डायरेक्टर के साथ सीएस। सीएस तो रहेगा ही। और रिपोर्ट में सब आ जाएगी बच्चों, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए मीटिंग में, क्या क्या कितने रेजोल्यूशन पास हुए, चेयरमैन कैसे अपॉइंट हुआ, जो भी चीज़ें वो आ जाएगी। और कौन से फॉर्म में होगा, MGT 14 में। ये हो गया 121। 122, व्हाट इज 122? सबसे पहला सेक्शन 100 टू सेक्शन 111 शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो आपकी ओपीसी में जो भी ट्रांजैक्शन एजीएम में करने हैं वो ओपीसी का सोल मेंबर किसको कम्युनिकेट करेगा, कंपनी को कम्युनिकेट करेगा। वो मैटर कहाँ पे डाल देंगे, मिनट्स बुक में डाल देंगे। और इसको अपन क्या मान लेंगे, मिनट्स मान लेंगे, और मान लेंगे कंपनी की क्या हुई थी, एजीएम। और अगर ओपीसी में सिर्फ क्या है, एक ही डायरेक्टर है, तो क्या करना है बच्चों, आप वो जो ओपीसी का जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, एक पेपर पे सारे रेजोल्यूशन लिखेगा और उसको कहाँ पे डाल देगा, उन रेजोल्यूशंस को मिनट्स बुक में एंटर कर देंगे और अपन क्या मान लेंगे कि उनकी बोर्ड मीटिंग। तो ये हो गया हमारा कौन सेक्शन, ये पूरा चैप्टर कौन सा हो गया बच्चों, मिनट मीटिंग का जो चैप्टर है दैट वी आर डन विथ। यस 96 से 122। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन हम ख़त्म करेंगे। कल अपन वापस से मिलेंगे, टुमारो विल हैव सम न्यू सेशन। शायद ये ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस अपन कर लेंगे कल। मैंने रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए वैसे डाल दिया है, बट अपन एक लाइव सेशन लेंगे। एक डला हुआ है ड्राफ्टिंग का सेशन, ड्राइव पे है शायद, आपने अगर चेक किया हो तो। ड्राफ्टिंग का तो मैंने, हाँ तो एग्ज़ाम में भी ड्राफ्टिंग और में ही आएगा। नहीं, ज़रूरी है। तो कल अपन ड्राफ्टिंग का सेशन रख लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों मिलते हैं। चलो, लव यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं।